हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस टू लेक्चर सीरीज़ का 54 नंबर लेक्चर है, यानी कि 54वां नंबर लेक्चर है। आज हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंदी में कहें तो मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आशा है कि इससे पहले जो भी वीडियोज आए हैं उसको आप सब लोगों ने देख लिया है, उसके नोट्स भी बाकायदे बना लिए हैं। अगर ऐसा नहीं किया है तो जाइए, जीएस टू का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियोज देखिए और जिसके भी नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स बना करके रख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर इन वीडियो सीरीज से आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा है, 1% का भी ज्ञान हो रहा है, लग रहा है कि कोर्स सही तरीके से चल रहा है, यूपीएससी की जर्नी में सहायक है, या फिर आपके जनरल नॉलेज को इन्हांस करने में महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, थोड़ा भी फायदा हो रहा है, तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, रेगुलरली वीडियो जो हैं वो आ रहे हैं, बस आपको देखना है, नोट बनाना है, रिवाइज करना है। ठीक है, मैं आपके घंटों का काम जो है मिनटों में करवा रहा हूँ, इसलिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं सारे टॉपिक कवर कराऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा टॉपिक आपका कवर होता चला जाएगा, इसीलिए वीडियोज़ को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिए और बाकायदे नोट्स को बनाते चलिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। फ्रेंड्स, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर शॉर्ट में देखें तो इसके बारे में जानते हैं। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। एनएचआरसी क्या है? एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। साथ में इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1993 में, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। कौन सा एक्ट? ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये याद रखिएगा, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, और फिर इसको 2006 में क्या किया गया? अमेंड किया गया। ठीक है, इसको अमेंड कब किया गया? 2006 में अमेंड किया गया। ठीक है, एक चीज कहते हैं कि इट इज वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। भारत में जो भी मानवाधिकार से रिलेटेड जो चीजें हैं उसका जो निगरानी करने का काम कौन करता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करता है। ये देखता है कि सही तरीके से मानवाधिकार का जो है पालन हो रहा है कि नहीं, मानवाधिकार को उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। शॉर्ट में मैंने इसका एक ही दिया। अब मैं एक कोट आपको बताता हूँ। सोली सोराब जी थे, उन्होंने क्या कहा? अब सोली सोराब जी का एक कोट है इसको लेकर के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर। वो कहते हैं कि इट इज इंडियाज टीजिंग इल्यूजन और टूथलेस टाइगर। क्या कहा? टीजिंग इल्यूजन और टूथलेस टाइगर, ये याद रखिएगा। टीजिंग इल्यूजन और टूथलेस टाइगर किसने कहा? सोली सोराब जी ने कहा। ठीक है, JEE लिख दीजिए। ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो NHRC है, इसका कंपोजिशन किस तरीके से है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर यूजुअली होते हैं। जो चेयरमैन होता है वो होता है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज क्या होता है? चेयरमैन होता है। और जो मेंबर होते हैं, वो मेंबर जो है वो या तो सर्विंग या फिर रिटायर्ड, या तो सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या फिर सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जज हो सकते हैं, चीफ जस्टिस हो सकते हैं किसके? हाई कोर्ट के। ठीक है, समझ गए? हाँ, 2 मेंबर जो होते हैं वो नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे जो है इसमें क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें 2 मेंबर नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर जो है उनको बहाली दी जाती है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया? एक चेयरमैन हो गया और 4 मेंबर हो गए। इसके अलावा इन एडिशन 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर भी इसमें होते हैं। अब ये एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होते हैं वो कौन होते हैं? चेयरमैन ऑफ एनसीएम, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर एससी है ना, शेड्यूल कास्ट, उसके भी चेयरमैन, और एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, उसके भी चेयरमैन, या फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमन, इसके भी चेयरमैन। ये 4 लोग क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इन चारों में से किसी भी क्या कहते हैं, संस्था का चेयरमैन बनता है, वो आपो आप जो है, अपने आप जो है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाता है। ठीक है, तो ये 4 मेंबर इधर भी हो गए। चलिए, अब इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इन एक्स ऑफिशियो के अलावा जो ये 4 मेंबर थे और जो चेयरमैन थे, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कैसे, कौन करता है? वो करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इसका अपॉइंटमेंट करता है। कैसे करता है? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमिटी। 6 लोगों की एक कमिटी बनती है जिसमें
पीएम जो होता है उसका हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है एज ए हेड काम करते हैं, उस 6 मेंबर में से एक मेंबर प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो अध्यक्ष के रूप में होते हैं, ठीक है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर जो हैं वो होते हैं एक मेंबर। दूसरा, डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, वो होते हैं एक मेंबर। अगला मेंबर होता है लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउसेज, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, दोनों के जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे वो दोनों भी इस कमिटी में एक मेंबर होंगे, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल होम मिनिस्टर, ठीक है, सेंट्रल होम मिनिस्टर भी इसमें एक मेंबर होते हैं। तो टोटल 6 मेंबर कमिटी होती है। इनके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करती है, किनको, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर को और चेयरपर्सन को, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो अ सीटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सीजे ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विथ सीजे। हाँ, अगर इसमें किसी, जैसे मैंने कहा कि मेंबर या फिर क्या कहते हैं, चेयरपर्सन के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का जो है जज का अपॉइंटमेंट होता है, वो कैसे होगा, उसके लिए जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना जरूरी है। अगर किसी सिटिंग जज को, सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज को, या चीफ जस्टिस, या सिटिंग कोई चीफ जस्टिस हो जो अभी काम कर रहा है किसी हाई कोर्ट में, ऐसे चीफ जस्टिस को अगर इसमें अपॉइंट करवाना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करना पड़ेगा। जो रिटायर्ड हो चुका है उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, जो पॉलिटी की बुक है उसमें जो है आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में दिया हुआ अच्छे से लंबा चैप्टर है, उसको पढ़िएगा। आपका ज्ञान वर्धन होगा, उससे अच्छा अच्छा ज्ञान मिलेगा। और इसको जब आप उसमें ऐड ऑन कीजिएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस सब कवर हो जाएगा। मेंस तो मैं अभी अभी करवा रहा हूँ, प्रीलिम्स का भी बहुत कुछ आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। जो कुछ रह जाएगा, ठीक है, वो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा, तो उससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके टर्म की जहाँ तक बात होती है, ये 5 साल का इनका टेन्योर होता है, या फिर 70 साल की एज तक ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर 68 साल की उम्र में बहाल होता है तो वो 2 ही साल काम करेगा, ठीक है। कोई 65 में होगा तो 70 साल तक करेगा, 5 साल तक कर सकता है, ठीक है। समझ गए? चलिए, अब इसके रोल के बारे में देखते हैं, एनएचआरसी का क्या रोल होता है। पहला जो इसका रोल है वो है टू स्प्रेड ह्यूमन राइट, लिटरेसी, ह्यूमन राइट के बारे में जो साक्षरता है, जो ज्ञान है, जो लिटरेसी की जो बात होती है, एंड अवेयरनेस, ठीक है, जागरूकता एमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के अलग अलग सेक्शनों तक इसके बारे में लिटरेसी और अवेयरनेस फैलाने की जो बात होती है, ये कौन करता है? ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी करता है, ठीक है। चलिए अगला कहते हैं, टू रिव्यू द सेफ गार्ड प्रोवाइड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई भी लॉ होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, तो उसके रक्षा के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए, है ना, ये जो संस्था है ये आगे बढ़ के आती है। अगला उसका जो रोल है वो रोल है टू इन्वेस्टिगेट एनी मैटर विथ रिस्पेक्ट टू एचआर वायलेशन। अगर किसी भी मैटर को वायलेट किया गया है, जो मैटर एचआर से रिलेटेड, एचआर यानी कि ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी ये संस्था जो अपना आगे आती है, और ये उनका एक रोल है, ठीक है। अगला जो इनका रोल है वो है टू टेक सुओ मोटो एक्शन। कोई भी अगर उल्लंघन होता है उस पर सुओ मोटो एक्शन, खुद ब खुद जो है वो एक्शन लेने का काम भी ये लोग करते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे देखते हैं। इट कैन विजिट जेल, ये जेल को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में ही एंड एनी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड लुक एट द परफॉर्मेंस एंड सजेस्ट रिकमेंडेशन। ये जेल में भी जा सकते हैं, या फिर कोई भी सरकारी संस्था है तो उसमें जा कर के चेक कर सकते हैं वहाँ का परफॉर्मेंस कैसा है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ गड़बड़ है तो वो रिकमेंडेशन भी सजेस्ट कर सकते हैं। कौन? एनएचआरसी वाले, ठीक है। ये इनके जो मेंबर्स, इनके जो चेयरपर्सन है ये लोग, ठीक है। चलिए, इसके जो भी सदस्य होंगे सभी, चाहे वो एक्स अफिशियो हो, चाहे वो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट हो। देखिए, एक हो गया क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है ये, मतलब हुआ कि दे कैन हैव पावर ऑफ सिविल कोर्ट। इनके पास में सिविल कोर्ट का पावर है, ठीक है। इनके पास में क्या है? सिविल कोर्ट का पावर है। ये पनिश भी कर सकते हैं जैसे सिविल कोर्ट में करते हैं, उतना पावर इनके पास में है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इट इज क्वाजी जुडिशियल पावर। मतलब ज्यादा सीवियर सजा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन सिविल कोर्ट में जितना दिया जा सकता है उस अनुसार से ये भी क्वासी जुडिशियल होने की वजह से जो है वो सजा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगला आता है कि व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू एनएचआरसी।
क्या इश्यूज़ है? देखिए, इश्यू को हम 2 लेवल पे देखेंगे। पहला जो इश्यू देखेंगे वो होगा कंपोज़िशन इश्यू या पावर इश्यू बोल लीजिए या इन्हेरेंट इश्यू बोल लीजिए। दूसरा हम बोल सकते हैं इश्यू विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन, फंक्शन से रिलेटेड इश्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपोज़िशन इश्यू या पावर इश्यू या इन्हेरेंट इश्यू। देखिए, इसमें सबसे पहले कहते हैं कहा जाता है कि ये सिर्फ़ रिकमेंडेशन देती है। दीज़ आर गिवन रिकमेंडेशन ओनली, ठीक है? दूसरा जो इसका इश्यू है वो कहते हैं कि केसेस मोर देन 1 ईयर कैन नॉट बी टेकन अप। अगर कोई केस 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उसको जो है ये इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? समझ गए? अब किसी भी कारण से हुआ, चाहे वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँच ना पाया हो, मानवाधिकार उसके साथ हुआ हो, मानवाधिकार का उल्लंघन उसके साथ हुआ हो और वो व्यक्ति जो है उपयुक्त संस्था तक पहुँच ना पाया हो, 1 साल से ज़्यादा बीत गया हो, फिर भी जो है ऐसे केस को ये लोग नहीं ले सकते हैं। तो ये भी एक इश्यू है। अगला इश्यू है इसमें कि केसेस बाय प्राइवेट प्लेयर और एट प्राइवेट प्लेस कैन्ट बी टेकन अप। कोई प्राइवेट प्लेयर के द्वारा या किसी प्राइवेट प्लेस पे अगर कोई केस है ऐसा मानवाधिकार का, तो उसको भी ये लोग नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये भी एक इश्यू है, ठीक है? अगला ये कहते हैं अगला पॉइंट है सेलेक्टिंग कमिटी इज गवर्नमेंट डोमिनेटेड। 3 आउट ऑफ 5, 5 में से 3 जो है वो गवर्नमेंट का बंदा है, ठीक है? मतलब सेलेक्टिंग कमिटी में क्या है? गवर्नमेंट का डोमिनेशन है, तो ये भी एक इश्यू हो गया। अगला इसमें इश्यू आता है नॉट हैविंग ओन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। खुद का कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही नहीं है, इसीलिए ये किस पे डिपेंडेंट है? गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट की जो संस्थाएँ हैं, वो इन्वेस्टिगेटिंग का काम करते हैं, इसीलिए जो इनका खुद का नहीं है, ठीक है? समझ गए? तो ये एक उनका उनका खुद का जो है डिपेंडेंसी जो है वो गवर्नमेंट पे हो जाता है, वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो रह पाते इन्वेस्टिगेटिंग के सेंस में। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि लिमिटेड पावर विथ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के पास के जो रिगार्डिंग भी जो है इनमें जो है बहुत ही लिमिटेड पावर है, ठीक है? कुछ भी ये जो है एक तरीके से कानून पास नहीं कर सकते हैं या फिर मतलब सज़ा नहीं दे सकते। ठीक है? कानून तो खैर ये कभी पास नहीं करेंगे। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ये भी एक ड्रॉबैक, ये एक इशू, एक पावर इशू या इनहेरेंट इशू में आप काउंट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है इशू विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन की, तो उसमें पहला आता है मोस्टली रिटायर्ड पॉलिटिशियंस एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड। पॉलिटिक्स से रिटायर्ड लोग जो हैं, पॉलिटिशियन और मेंबर्स जो हैं इसके मेंबर बन जाते हैं। अगला कहते हैं कि इनएडिक्वेसी ऑफ फंड। फंड की इनएडिक्वेसी तो भारत के लगभग हर एक संस्था में देखने को मिलती है, तो इसमें कैसे नहीं मिलेगी, ठीक है? अगली बात है कि कंसीडर्ड एज पोस्ट रिटायरमेंट डेस्टिनेशन। पोस्ट रिटायरमेंट डेस्टिनेशन का समझ रहे हैं? मतलब एक जगह से आप रिटायर हो गए, बहुत अच्छे ये थे पुलिस ऑफिसर थे, बहुत अच्छे पोस्ट पे थे या बहुत अच्छे क्या कहते हैं सरकार को आपने साथ दिया, तो आप जब रिटायर कर जाइएगा तो आपको इसमें घुसा देंगे। तो एक तरीके से पोस्ट रिटायरमेंट डेस्टिनेशन कहा जाने लगा इसको। तो ये भी एक तरीके से फंक्शन के रिगार्डिंग जो है ये एक इश्यू आप मान सकते हैं। अगला इश्यू है रिकमेंडेशन आर नॉट एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट लाइक बिकॉज़ इट इज़ नॉट बाइंडिंग। ये बाइंडिंग नहीं होता है। एनएचआरसी का जो रिकमेंडेशन होता है दैट इज़ नॉट बाइंडिंग, सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है? अगला कहते हैं कि नो एक्शन टेकन ऑन रिपोर्ट। जो भी रिपोर्ट इनके द्वारा दिखा दिया जाता है, उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो इस तरीके की जो बात जो है फंक्शन को लेकर के की जाती है और ये सब क्या है इसके इश्यूज़ हैं। ठीक है? चलिए अगला जो आता है कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए कुछ नए इश्यू देखे गए हैं 2020-2021 के आसपास, तो उसको ज़रा हम लोग इंक्लूड करते हैं। पहला कहते हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेज़ जो हैं वो बढ़े हैं, कितने प्रतिशत से? 32.75% से बढ़े हैं, ठीक है? 32.75 3 टू 32.75% से, ठीक है? अगला कहते हैं कि डिस्पोजल ऑफ केसेज़ जो है लोअर हो गया है 8.35% से, मतलब 8.35% जो है केसेज़ डिस्पोजल के केसेज़ जो हैं वो कम आ रहे हैं। जो ऐसे केस जो डिस्पोजल हो रहे हैं जिनका, वो कम हो गए हैं, ठीक है? चलिए अगला इसमें पॉइंट आता है ड्रॉप इन सुओ मोटो केसेज़। सुओ मोटो केसेज़ में भी जो है ड्रॉप देखने को मिला है। जहाँ तक 2016 की बात थी 96,000 केसेज़ देखे गए थे, सुओ मोटो एक्शन लिया गया था उसके ऊपर एनएचआरसी के द्वारा, जबकि 2020-21 के आसपास सिर्फ 76,000 केसेज़ के ऐसे सामने आते हैं। फिर हम देखते हैं कि टोटल पेंडेंसी ऑफ केसेज़ जो है वो 20,000 हैं अभी, ठीक है? ये भी एक गंभीर मुद्दा है, ठीक है? 97% जो केस हैं दैट इज़ डिसमिस्ड विदाउट प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। बिना प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के ही 97% केसों का जो है डिसमिसल कर दिया जाता है। मात्र और मात्र विचार
3% केस पे किया जाता है। ये बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है, ठीक है? समझ गए? ये एक इश्यू के रूप में आप इसको भी जो है लिख सकते हैं और फैक्ट के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है? फिर एक चीज़ लिखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी हू फेल टू टेक एक्शन। ऐसे व्यक्ति, ऐसे पब्लिक अथॉरिटी जिनके विरोध में एक्शन जो लेना नहीं हो पाता है, उनके विरुद्ध जो जो इन्वेस्टिगेशन होता है, ऐसा जो है 78,000 हुआ था 2016 में। ऐसे केसेस 78,000 हुए थे, 78,000 जो ऐसे केसेस थे 2016 में। और जबकि प्रेजेंट डे ओनली 3,000 ऐसे केस हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पब्लिक जो अथॉरिटी है हु फेल टू टेक एक्शन, ठीक है? ऐसा हो पाता है, ठीक है? मतलब ऐसे पब्लिक अथॉरिटी जिनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो जो एक्शन लेना जो फेल कर जाते हैं, ऐसा एक्शन नहीं ले पाते हैं, वो फेल टू टेक एक्शन, किसी तरीके का एक्शन नहीं ले पाते हैं इसके रिगार्डिंग, है ना? तो ऐसे पब्लिक जो फिगर हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसके डेट में, इनके विरुद्ध में जो है इन्वेस्टिगेशन ही चार्ज नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को आप जो है एक ओवरऑल याद रख सकते हैं। अगला आता है कि वे फॉरवर्ड क्या लिखा जाए। देखिए, वे फॉरवर्ड आप अपने मन से भी लिख सकते हैं या फिर मैंने जो लिखा है उसको आप छाप लीजिए, सबसे सही तरीका। क्या कह रहा हूँ? वी नीड इंडिपेंडेंट स्टाफ एज वेल एज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अंडर एनएचआरसी, ठीक है? समझ गए? इंडिपेंडेंट स्टाफ दीजिए, अंडर इंडिपेंडेंट जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दीजिए, एनएचआरसी को सरकार पे डिपेंडेंट मत रखिए। वी नीड टू इन्वॉल्व सिविल सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है? ताकि जो है बहुत माइन्यूट लेवल तक जो है इसकी जो है पहुंच हो सके, है ना? शुड हैव एडिक्वेट फंड एलोकेशन की तो बात करनी ही करनी है, ताकि सही फंड एलोकेशन होगा तो सही इसका जो है यूज भी किया जा सकता है और सही इसका आउटपुट निकल के आएगा। शुड हैव मोर पावर टू पेनलाइज, जैसे सिविल कोर्ट का पावर दिए हैं, थोड़ा और पावर दीजिए ताकि पेनलाइज भी कर सकें। और लास्ट में कहते हैं कि रेगुलर एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए बाय गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट का जो है उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, उस पे जो है रेगुलर एक्शन भी लिया जाना चाहिए, ठीक है? और कंक्लूजन में मैंने जो लिख लिया है उसको पढ़ लीजिए। पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, ठीक है? खुद से लिखिए कुछ, ठीक है? चलिए, एनीवे इट इज़ जस्ट जोक, लेकिन आपको लिखना है, ये सब बात पे ध्यान दीजिए। मेरा मोटो है कि आपको खुद से लिखना सीखना है कंक्लूजन कैसे। मैं कंक्लूजन इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप कॉपी लिखेंगे ना, आंसर जब एग्ज़ाम हॉल में बैठ के लिखेंगे तो यहाँ तक आते-आते दिमाग खाली हो जाता है, ठीक है? तो कंक्लूजन कई बार लोग छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ तो लिखना है, जो भी कुछ आपने लिखा है उसी को भले ही आप एकदम जिस्ट लिख दीजिए, ठीक है? उसी में वे फॉरवर्ड निकाल के कुछ लिख दीजिए, लेकिन लिखना है, समझ गए? चलिए, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपसे जो है विनती कर रहा हूँ, हमेशा करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक का पेज बनाया है उसको भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इसको स्कैन करके आप पहुँच सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप तक, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में और देखते रहिए हमारा ये चैनल और अपने यूपीएससी की तैयारी को और धारदार बनाते रहिए। चलिए, बाय, टेक केयर।